नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप और हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे हरियाणा में टीचिंग वैकेंसीज़ का, लेकिन कल एक खुशखबरी आप सभी के लिए आई। आते ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इसको डाल दिया था कि हरियाणा में वैकेंसीज़ आई हैं, लेकिन अब डिटेल वीडियो के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा कि कैसे कुछ हरियाणा में वैकेंसीज़ जो आई है उससे संबंधित सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किस प्रकार से पोस्ट वाइज कितनी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं। इसके अलावा जो सबसे इसमें यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सबसे यूनिक मुझे देखने को मिला है। मैंने आज तक बाकी किसी एग्ज़ाम में ऐसा यूनिक पैटर्न देखने को मुझे नहीं मिला। तो डिटेल में हम बात करेंगे इस बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कल ही आया है। आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in, वहाँ जाकर इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोटिस है इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रंट में ही आपको दे दी गई है, जैसे कि डेट ऑफ एप्लीकेशन पब्लिकेशन जो है वो 9 अगस्त 2024, जैसा कि मैंने बताया कल इसकी वैकेंसीज के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आया है। और जो एप्लीकेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाएंगे वो 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की वो 21 अगस्त 2024 है। तो बहुत ही कम समय आपको दिया गया है, 9 दिन का समय है आपके पास। इस 9 दिन के अंतर्गत आपको चीज़ें पूरी कंप्लीट करनी है। तो अभी क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इन 2 दिनों में आप इसको पूरा करेंगे और उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आप कोशिश करेंगे कि आप इसको तुरंत भर दें। क्योंकि देखिए, सर्वर एरर अक्सर हमें देखने को मिलता है जो भी सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं, खासकर तब जब जो लास्ट मोमेंट आता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रश हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सर्वर कई बार इनके क्रैश हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी से ही चीज़ें शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक एक करके हम बट देख लेते हैं क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे आपको लिंक भी दे रखा है। इस लिंक के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, जो लास्ट डेट है और उसका ध्यान रखना, 12 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच फॉर्म्स भरे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1456 है। काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वैकेंसीज आई हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वैकेंसीज काफ़ी कम है, वैकेंसीज ठीक ठाक हैं। और आप इसके लिए अगर तैयारी करते हैं तो इसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा अभी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बता रखी हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ये पोस्ट है पीआरटी की पोस्ट है और ये ग्रुप सी सर्विसेज में यहाँ पर दी गई हैं। कई जगह ये ग्रुप बी सर्विसेज में आती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय या दिल्ली में जो टीचर्स होते हैं अक्सर वो ग्रुप बी की सर्विसेज मानी जाती है टीचिंग की, लेकिन यहाँ पर इसको ग्रुप सी की सर्विस में रखा गया है। इसके अलावा आप ये देखिए कि पोस्ट कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। जनरल की 607 है, एससी की 300, बीएससी की 242, बीसीबी की 170, ईडब्ल्यूएस 71 और ईएसएम जनरल 50, ईएसएम एससी 6, इसी प्रकार से ईएसएम बीसीए 5, ईएसएम बीसीबी 5 एंड इस प्रकार से जो टोटल पोस्ट बन रहे हैं वो 1456 पोस्ट बन रहे हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप सभी इसके लिए जीरो तैयारी शुरू कर दीजिए। क्वालिफिकेशन देख लीजिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, ज़रूर होगी, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए। सीटेट को एलिजिबल कर रखा है नहीं कर रखा, ये सबसे बड़ा हमारा सवाल रहेगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, उससे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीटी नॉर्म्स जो होते हैं उसके अनुसार। इसके अलावा ये भी नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या 50% मार्क्स के साथ, या फिर 4 ईयर का जो बैचलर
ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन चलता है आजकल, BLED बोलते हैं जिसको, वो आपके पास होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन जिसको हम कह देते हैं, वो होना चाहिए। इसी प्रकार से BA, BSc, BCom एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आपका कि मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर इनमें से आप कोई भी एक पूरा करते हैं तो आप पहली कंडीशन को पूरी करते हैं, लेकिन ये अभी इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, HTET, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको STET भी हम कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे यहाँ पे CTET की बात नहीं की गई है, इसका मतलब यही है कि CTET को अलाउ नहीं किया गया है। यानी कि अगर आपके पास HTET है या फिर STET है, आप तभी एलिजिबल माने जाएंगे। दूसरी चीज़, कई लोगों का जो HTET है वो शायद हो सकता है आप सोच रहे हो कि एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि HTET की बहुत समय से हुआ नहीं है, तो कई लोगों के HTET एक्सपायर हो होंगे। लेकिन ये अब ऐसा नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको समझा दूँ कि HTET भी अब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है, और उसके बारे में ये चीज़ें यहाँ पे भी लिख भी रखी हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो आपके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक नोट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 5 मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में। जो यहाँ पे कुछ जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, इस पॉइंट को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ क्लैरिफाइड वाइड ऑर्डर नंबर दिस ऑन 6 अगस्त 2024। 6 अगस्त 2024 को इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, जिसके बाद तहत इन्होंने ये बात कही थी कि जो वैलिडिटी है STET की या HTET की, शैल बी फॉर लाइफ टाइम एंड बी ट्रीटेड एज वैलिड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वैलिड होगा। हाँ, एक लाइन ये छूट गई कि जो STET या HTET जो सर्टिफिकेट है, कुछ लोगों का एक्सपायर हो रहा है 6 अगस्त 2024 जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले, तो उन सभी का जो HTET या STET है उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और समझते हैं हम यहाँ पर, जो सबसे ख़ास बात है वो है इसकी जो सैलरी रहने वाली है। वो सैलरी की बात करें तो उससे पहले एज देख लीजिए, 18 से 42 साल जो एज लिमिट है ये आप रखते हो। 42 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में तो आई थिंक 30 साल मानी जाती है एज, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरीज़ की थोड़ी ज़्यादा होती है, आई थिंक शायद मैक्सिमम 35 साल ही होती है, जितना मुझे एग्जैक्टली पता है। लेकिन यहाँ पे 42 साल तक की एज रिलैक्सेशन आपको दी गई है। पे स्केल की बात करें तो पे बैंड जो 9300 से लेके 34,800 का होता है, या फिर इसको ग्रेड पे आप कह लीजिए 4200 का ग्रेड पे, जो कि केंद्रीय विद्यालय या दिल्ली में जो टीचर्स होते हैं उनके बराबर आपको सैलरी दी जाएगी। डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है HRA वगैरह में, अदरवाइज आपको ग्रेड पे जो है वो अच्छा खासा दिया जा रहा है। चलिए, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से है ये आप यहाँ इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। हम कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप एक एक करके चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप अपनी जो मैंने आपको जैसा बताया भी, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ चले जाइएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 के नाम से देख लीजिएगा, जो भी हो उसको डाउनलोड करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपके साथ सिर्फ कुछ खास महत्वपूर्ण चीज़ों को चर्चा करूँगा। हाँ, सबसे चीज़ जो हम बात करेंगे वो है कि सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस इसका कैसे रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन इन द सेंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 95 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। 95 मार्क्स का आपका जो है ये पेपर होगा। एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे बात लिख रखा है कि जो क्वेश्चन है वो पहली बात बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। आपको इसके लिए OMR शीट दी जाएगी। इसके अलावा देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें किया गया है। कब, समझते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 होंगे। अब देखिए मार्क्स तो 95 हैं कि भाई 95 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, 100 हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है वो 0.95 मार्क्स का है, यानी कि एक नंबर से भी कम का एक एक मार्क्स से भी कम का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि 0.95 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और इस प्रकार से 100 क्वेश्चन के 95 मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे 4 की जगह 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अ कैंडिडेट हैज़ टू फिल वन ऑप्शन कंपल्सरली आउट ऑफ 5 ऑप्शंस गिवन। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। ये कंपल्सरी है, इसका मतलब ये है कि आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। कई बार होता है ना जनरली बाकी एग्जाम्स में कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे उसके मार्क्स नहीं मिलते, और ऐसा नहीं होता कि मेरी नेगेटिव मार्किंग होती है, बल्कि मुझे मार्क्स नहीं मिलते अगर मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया। यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पे कंपल्सरीली आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर अ क्वेश्चन, देन 0.95 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस शैल बी डिडक्टेड। यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन जो मार्क्स लेकर के आता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स लेकर के आता है, 0.95 मार्क्स लाता है, तो इतने मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। जो कि मुझे बहुत ही अजीब सी बात लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या सोच के ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न बना दिया। ये समझ में आता है कि भाई अगर मैं कोई गलत आंसर दे रहा हूँ तो चलो ठीक है कि मतलब आप मार्क्स काट लो, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि आप अगर गलत आंसर दे रहे हो तो हम मार्क्स नहीं काटेंगे आपके। लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे तो 100 के 100 अटैम्प्ट करने ही हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा हुआ कि इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप गलत जवाब देते हो तब भी नेगेटिव मार्किंग होगी, वरना पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे यूनिक चीज़ है, वो ये है कि जनरली क्या होता है, हम बहुत सारे एग्जाम्स में देखते हैं कि जो हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो जनरली जो हमें समय मिलता है वो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय होता है, कई बार 1 मिनट से भी कम का समय होता है ना। कई बार जैसे डी ट्रिप जैसे कि एसएससी वगैरह जो एग्ज़ाम्स लेती है नॉन टीचिंग्स के, जैसे कि सीजीएल वगैरह, तो वहाँ पे हमें 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं 120 मिनट में, है ना। लेकिन केंद्रीय विद्यालय या बाकी जगह जहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि एक क्वेश्चन के बदले 1 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, और एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग केस है। यहाँ पे क्या है कि एक तो आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। इसका मतलब ये है कि वो कम से कम 1 मिनट के हिसाब से 100 मिनट्स तो देने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 मार्क्स आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा दिए हैं। यहाँ पे बात लिख रखी है कि एक्स्ट्रा 5 मार्क्स शैल बी गिवन टू फिफ्थ ऑप्शंस इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। टोटल टाइम अलाउड फॉर द पेपर विल बी 100 + 5, यानी कि 105 मिनट्स इंक्लूडिंग 5 मिनट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि 105 जो इन्होंने मिनट्स दिए हैं वो किस प्रकार से दिए हैं। तो बहुत ही यूनिक सा पेपर है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें आगे बढ़नी है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है उसको हम समझ लेते हैं। और काफ़ी हद तक आप देखेंगे जो इसका सिलेबस है वो सीटेट के सिलेबस से मैच करता है। सीटेट के सिलेबस से भी स्पेशली जो मैं सीडीबी की बात कर रहा हूँ वो मैच करता है, बाकी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। क्योंकि जब अभी हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कई अलग अलग सेक्शंस हैं जो सीटेट में नहीं पूछे जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसमें टोटल 7 सेक्शंस हैं। आप देख सकते हैं ये टोटल 7 सेक्शंस हैं। कौन कौन से हैं, सीडीपी है, लैंग्वेज के रूप में हिंदी एंड इंग्लिश हो गए। इसके अलावा हरियाणा की जीके एंड अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़। इसमें क्या आता है, इसमें जनरल मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स के अलग से हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में रीजनिंग के क्वेश्चन ही होते हैं मैक्सिमम, और मैथमेटिक्स अलग से है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किसको कितने मार्क्स दिए गए हैं, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से, कितने मार्क्स तो नहीं कह सकता मैं, कितने क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। जैसे कि 20 MCQs आएंगे, 10 आएंगे, 10 20 10 20 10, इस प्रकार से चीज़ें दे रखी हैं।
यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, ये सीडीपी का सिलेबस है। सीडीपी को 20 मार्क्स दिए गए हैं, इसके अलावा मैथ्स को 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो मैथ्स और जो आपका सीडीपी है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करता है, 40 क्वेश्चंस कवर कर लेता है, सिर्फ ये 2 सेक्शन। तो जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इन 2 पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी सारे 10-10 मार्क्स के हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। सीडीपी का सिलेबस वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी हद तक जो सिलेबस है वो सीटेट के सिलेबस से हमें मिलता जुलता यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दे दिया है कि हिंदी में क्या पूछेंगे वो, इंग्लिश में क्या पूछेंगे, हरियाणा जीके क्या रहने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या रहने वाला है, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो बेसिकली क्या है कि सारा कुछ आपको तैयार करना है, और क्वेश्चंस जो है जब आप तैयार करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको जो पैटर्न समझाया गया है उसके अनुसार चीज़ें तैयार करनी हैं, तभी आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, 1456 वैकेंसीज़ मायने रखती है, और सिलेक्शन आपको लेना होगा। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हरियाणा में काफ़ी लंबे समय के बाद हमें इतनी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो ये वैकेंसीज़ है इसका दौर जारी रहेगा, और भी वैकेंसीज़ हमें एक के बाद एक देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।